गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन आय व्यय खाते के बारे में बात करेंगे। आय व्यय खाता वास्तविक खाते की प्रकृति का होता है। इस खाते के डेबिट में आयगत खर्चे और हानियां दिखाई जाती हैं। आय व्यय खाते के क्रेडिट में आयगत प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं इस खाते के माध्यम से बचत अथवा घाटे की स्थिति को प्रदर्शित करती है। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आय व्यय खाते का, आरबीडी में दिया हुआ है, पेज नंबर 153 पर है ये क्वेश्चन। ऊपर हम हेडिंग डाल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो आय व्यय खाता बना रहे हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ऊपर हेडिंग डाल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। 4 कॉलम बनाएंगे। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड के लिए हैं और ये डेबिट साइड। बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है इसमें हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया हुआ है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई हैं। इस प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से हम आय व्यय खाता बनाएंगे। अब आप देखिए, किराया दिया हुआ है 11,500 रुपए किराया दिया हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट में, और नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में कुछ नहीं लिखा हुआ। किराया चुकाया गया जो है टू रेंट, ₹11,500। किराया 11,500 रुपए चुकाया गया, इसके अलावा कोई समायोजन नहीं है, तो किराया जो हम दिखाएंगे 11,500 रुपए किराया दिखाएंगे। इसके बाद आप देखिए, आपको सैलरी दे रखी है, 11 महीने की सैलरी 22,000 रुपए चुकाई गई। 11 महीने की 22,000 रुपए सैलरी चुकाई गई है, तो टू सैलरीज 11 महीने की 11 मंथ्स, ग्यारह महीने की 22,000 रुपए वेतन चुकाया गया है, अर्थात एक महीने का वेतन अभी भी बकाया है। 11 महीने की सैलरी 22,000 है, एक महीने की 2,000 रुपए वेतन के देने अभी भी बाकी हैं। ऐसा खर्चा जिसका भुगतान हो जाना चाहिए था। 12 महीने में से 11 महीने का वेतन जब चुकाया गया है, एक महीने का वेतन बकाया है, तो एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 12 महीने का वेतन 24,000 रुपए दिखाएंगे। 11 महीने का वेतन चुका दिया गया है 22,000 रुपए, एक महीने का वेतन अभी भी देना बाकी है, अर्थात 12 महीने का वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ।
संबंधित वेतन में बकाया वेतन की राशि जोड़ के दिखाई जाएगी, तो 12 महीने का वेतन 24,000 रुपए दिखाया जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 9,500 का। स्पोर्ट्स मटेरियल, खेल सामग्री, टू स्पोर्ट्स मटेरियल, $9,500। खेल सामग्री प्राप्ति भुगतान खाते में 9,500 रुपए दे रखे, लेकिन हम अतिरिक्त सूचनाओं में देख रहे हैं कि खेल सामग्री का अंतिम स्टॉक 2,000 रुपए, खेल सामग्री का माल अभी भी हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, तो आप देखें लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक 2,000, तो बाहर 7,500 रुपए। तो खेल सामग्री 9,500 रुपए में से जो अंतिम स्टॉक दे रखा है कितने रुपए, 2,000 रुपए जो दिया हुआ है लेस करेंगे, 7,500 रुपए हम दिखाएंगे। इसके बाद आप देखिए, आपको कैश का अंतिम शेष दे रखा है, निश्चित पेमेंट दिया हुआ है, चाहे कैश का ओपनिंग बैलेंस हो, चाहे कैश का क्लोजिंग बैलेंस, रोकड़ का प्रारंभिक और अंतिम शेष प्राप्ति भुगतान खाते में तो लिखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल आय भुगतान ले रहे हैं, तो रोकड़ का शेष आय खाते में नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए, आपको प्रारंभिक शेष दे रखा है, मैंने कहा था प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष आय खाते में नहीं दिखाते, लेकिन आपको चंदा दे रखा है, सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपए चंदे के दे रखे हैं। बाई सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपए चंदे के प्राप्त हुए। ये जो 35,000 रुपए चंदे के जो प्राप्त हुए हैं, आपको नीचे अतिरिक्त सूचना में दे रखा है कि 5,000 रुपए चंदे के साल के अंत में अभी भी बाकी हैं। ऐसी आय, बकाया चंदा, ऐसी एक आय जो हमने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। बात कर रहा हूं मैं आपसे बकाया चंदा, ऐसी आय जो कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। 35,000 रुपए चंदे के रूप में, आय के रूप में आपको प्राप्त हो गए, 5,000 रुपए और प्राप्त हुए हैं। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, अर्थात 40,000 रुपए हमको चंदे के साल के अंत तक मिल जाने चाहिए थे, प्राप्त हुए उसमें से केवल 35,000 रुपए, 5,000 रुपए और प्राप्त होने बाकी हैं। संबंधित आय में मैंने ये बकाया चंदे की राशि जोड़ के दिखाई है। इसके अलावा आपको दे रखा है कि 500 रुपए जो चंदे के हैं, 500 रुपए चंदे के जो दिए हुए हैं आपके, वो इसमें गत वर्ष के सामने लेस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड और लास्ट ईयर। ₹500 चंदे के गत वर्ष के इसमें शामिल हैं, तो बाहर जो सब्सक्रिप्शन की जो रकम आएगी वो 39,500 रुपए। प्राप्त चंदा 35,000, बकाया चंदा 40,000, 5,000 होने के बाद 40,000 हो गए। इसमें 500 रुपए गत वर्ष का है, प्राप्त चंदे में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ना चाहिए था, इसलिए संबंधित रकम में से घटा के दिखाइए, तो बाहर आपके 39,500 रुपए दिखाएंगे। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के अलावा आपको डोनेशन दे रखा है, दान दे रखा है 15,000 का, बाय डोनेशन। बाय डोनेशन 15,000।
दान जो दिया हुआ है गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का एक महत्वपूर्ण साधन। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया दान दो प्रकार के होते हैं, सामान्य दान और एक विशिष्ट दान। सामान्य दान जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए दान प्राप्त होता है उसे तो हम विशिष्ट दान की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन कोई दान जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए प्राप्त नहीं हुआ है वो सामान्य दान है। यहाँ जो 15,000 दान के प्राप्त हुए हैं किसी कार्य विशेष के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसको हम सामान्य दान की श्रेणी में रखेंगे। आयव्यय प्राप्ति मानेंगे, इसलिए हम इसको आयव्यय खाते में दिखाएंगे। कैसा दान है? सामान्य दान है, आयव्यय प्रकृति का है, इसलिए आयव्यय खाते में दिखाएंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता कि भवन निर्माण के लिए 15,000 रुपए दान के प्राप्त हुए हैं तो ये विशेष दान की श्रेणी में आता, और फिर हम ऐसी स्थिति में इसको आयव्यय खाते में नहीं दिखाते। आगे देखिए, आगे मैं देख रहा हूं विनियोगों पर 1,000 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए हैं। विनियोगों पर 1,000 रुपए ब्याज का प्राप्त हुआ है, इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000। विनियोगों पर 1,000 रुपए ब्याज के तो प्राप्त हो गए हैं, लेकिन आप देखिए अतिरिक्त सूचनाओं में आपको लिखा हुआ है कि विनियोगों पर ब्याज जो उपार्जित है, आपको दिया हुआ है विनियोगों पर 1,500 रुपए ब्याज के उपार्जित हैं। 1,000 तो प्राप्त हो चुके, 1,500 रुपए ब्याज के उपार्जित हैं, मतलब ऐसी ब्याज ऐसी आय को कमा तो ली लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए संबंधित आय में संबंधित ब्याज में ये रकम जोड़ के दिखाई जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट 1,500 रुपए, तो बाहर आपके 2,500 रुपए हम दिखाएंगे। ये चीज आपके दिखाई जाएगी। आप देखें एक बात और ध्यान दीजिए, जो रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है उसमें आपको लिखा हुआ है कि फर्नीचर जो था 5,000 रुपए का जो फर्नीचर था, आप देखिए उसको 3,000 रुपए में बेचा गया। फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर बेचा वो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान है, उसको तो हम आयव्यय खाते में नहीं दिखाते, लेकिन संपत्ति को बेचने से जो हानि हुई है 5,000 रुपए का फर्नीचर, पुस्तक मूल्य का फर्नीचर कितने रुपए में बेचा गया है बच्चों? 3,000। इसका मतलब फर्नीचर को बेचने से 2,000 रुपए की हानि हुई है। ₹5,000 का फर्नीचर 3,000 रुपए में बेचा गया, 2,000 रुपए के नुकसान पर बेचा गया। उस नुकसान को हम आयव्यय खाते के डेबिट में दिखाएंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, 5,000 का फर्नीचर 3,000 में बेचा गया, 3,000 रुपए में बेचा गया, उसकी एंट्री नहीं करेंगे, वो रिसीव पेमेंट में आएगी क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति है। लेकिन फर्नीचर को बेचने से जो नुकसान हुआ है 2,000 रुपए का, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको एक बात और लिखी फर्नीचर के बारे में भी कि फर्नीचर पर मूल्यह्रास जो लगाया जाएगा वो 10% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फर्नीचर जो था वर्ष के पहले दिन वो 20,000 रुपए का फर्नीचर था। क्वेश्चन में आप देखेंगे फर्नीचर जो था 20,000 का फर्नीचर था, उसमें से 5,000 रुपए पुस्तक मूल्य का फर्नीचर कम हो गया। इसका तात्पर्य
15,000 रुपए का फर्नीचर ही हमारे पास रह गया था। 1 जनवरी को फर्नीचर का उसका मूल्य कितना था? 20,000। उसमें से 5,000 रुपए का फर्नीचर बेच दिया गया, अर्थात 15,000 रुपए का फर्नीचर बचा हुआ है। इस पर 10% मूल्यह्रास, 10% डेप्रिसिएशन है इसका। तो 15,000 का 10% 1500 रुपए मूल्यह्रास हुआ है साल के अंत में। नुकसान है, और नुकसान है तो हम डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो दिखाएंगे वो 1500 रुपए। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500 रुपए। आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई भी अतिरिक्त सूचनाएं आपके नहीं है इससे संबंधित, हम इसका टोटल करेंगे। अगर इनकम ज्यादा है और खर्चे अगर कम रहते हैं तो बचत की स्थिति है। आप देखिए क्रेडिट साइड में मैं देख रहा हूं 39,500 और 15,000 और 2,500 कुल मिलाकर के 57,000 रुपए टोटल हुआ। इनकम साइड का टोटल 57,000, 57,000। इस 57,000 रुपए की इनकम में से आप देखिए 24,000, 35,500, 36,000, 42,000, तो 45,000, 46,500। खर्चों का जो टोटल है 57,000 इनकम का टोटल, 46,500 रुपए खर्चे हुए हैं, अर्थात 10,500 रुपए की बचत हुई है। इनकम 57,000 की, खर्चे 46,500 रुपए के, 10,500 रुपए की बचत हुई है, जिसको हम टू सरप्लस $10,500 और दोनों तरफ का जो टोटल है वो 57 है। ये आय व्यय खाता इस तरह बनता है। इनकम ज्यादा है, खर्चे कम हैं, बचत की स्थिति है, 10,500 रुपए की बचत हुई है, सरप्लस दिखाएंगे हम। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको आय व्यय खाते के साथ में ही बैलेंस शीट बनवाई गई है। क्या बनवाई गई है? बैलेंस शीट। वर्ष के अंत का चिट्ठा आपको बनवाया गया है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम। बैलेंस शीट डेट ऑन 31 दिसंबर 2017। बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट तैयार करती हैं। आप देखते हैं एक स्टेटमेंट है ये। आप देखें इसमें 4 कॉलम होते हैं हमेशा, आप जानते हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट।
बैलेंस शीट में गलती से भी हम टू और बाई का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कोई खाता जब हम बनाते हैं उसमें टू और बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक तरफ केवल संपत्तियां आप देखें और एक तरफ आपके केवल दायित्व और पूंजी। आप देखेंगे क्वेश्चन में हम सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं देख रहा हूं कि अंतिम शेष दे रखा है, रोकड़ का अंतिम शेष आपको दिया हुआ है, कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है, और जो कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है वो 16,000 रुपए दे रखा है। चालू संपत्ति है कैश इन हैंड, कैश दिया हुआ है 16,000 रुपए का, उसको हमने सबसे पहले आपके दिखा दिया। इसके अलावा आप देखें बकाया चंदा दे रखा था नीचे, ऐसी आय जो प्राप्त होनी है, और प्राप्त होनी है तो वो हमारे लिए संपत्ति होगी, चालू संपत्ति होगी, इसलिए एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। बकाया चंदा जो है वो दे रखा है 5,000। कैश रोकड़ का अंतिम शेष लिया है, क्योंकि हम वर्ष के अंत का चिट्ठा बना रहे हैं, यहाँ पर अंतिम कैश ले लिया। बकाया चंदा जो प्राप्त होना है, चालू संपत्ति 5,000 रुपए दिखा दिया। इसके अलावा आप देखिए इन्वेस्टमेंट दे रखे थे हमको, और इन्वेस्टमेंट जो दे रखे हैं वर्ष के पहले दिन के इन्वेस्टमेंट है, आप देखिए 7वें पॉइंट में 11,500 रुपए के विनियोग दे रखे हैं। 11,500 रुपए के विनियोग इन्वेस्टमेंट 11,500 एक्रूड इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,500 रुपए विनियोग के रूप में थे, और इस पर 1,500 रुपए ब्याज के और प्राप्त होने हैं, तो बाहर जो हम दिखाएंगे 13,000 रुपए की राशि दिखाएंगे। 11,500 रुपए के जो विनियोग हैं उसमें 1,500 रुपए के ब्याज जो उपार्जित है उसको और दिखाने की बात करेंगे, तो बाहर 13,000 रुपए की राशि दिखाई जाएगी। इसके अलावा आप देखिए आपको जो दे रखा है फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर जो दे रखा था ये 20,000 रुपए का फर्नीचर था, फर्नीचर फर्नीचर 20,000 लेस सेल ऑफ फर्नीचर 5,000, तो 15,000 का फर्नीचर रह गया, और लेस इसमें से 10% मूल्यह्रास हुआ है, तो लेस डेप्रिसिएशन 1,500 रुपए। फर्नीचर वर्ष के पहले जो फर्नीचर था, वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर 20,000 का था, इस 20,000 रुपए के फर्नीचर में से 5,000 का फर्नीचर हमने बेच दिया। 5,000 का फर्नीचर अगर हमने बेच दिया तो इसका तात्पर्य 15,000 का फर्नीचर रह गया, और इस 15,000 रुपए के फर्नीचर में से 10% मूल्यह्रास हुआ है, तो आप देखेंगे 1,500 रुपए मूल्यह्रास हम दिखाएंगे, तो बाहर आपके 13,500 रुपए दिखाए जाएंगे। आप देखें एक संपत्ति और दे रखी है, बिल्डिंग के रूप में आपको संपत्ति दी हुई है, और बिल्डिंग जो दे रखी है वो 10,000 रुपए दे रखी है, तो बिल्डिंग 10,000। ये हमने बैलेंस शीट की संपत्ति साइड कैश
एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो चालू संपत्ति में आते हैं, विनियोग दिखाए उस पर उपार्जित ब्याज जो प्राप्त होना था वो। इसके अलावा स्थायी संपत्तियों में फर्नीचर और बिल्डिंग आपके दिखाई गई। ये बैलेंस शीट साइड कंप्लीट हो। अब देखिए अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं, आप देखिए लायबिलिटी साइड में केवल कैपिटल फंड दे रखा है, पूंजी कोष, कैपिटल फंड। जैसे व्यापारिक संस्थाएं अपनी पूंजी में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का प्लस या माइनस करती हैं, ऐसे पूंजी कोष में आप देखिए जो हमने अभी आय व्यय खाता बनाया था उसमें 10,500 रुपए की बचत याद की थी, तो इसमें हम 10,500 रुपए की बचत को जोड़ेंगे एट सरप्लस 10,500। अब देखें 16,000, 5 21,000, 13 34,000, 13,500 47,500 और 10,000 57,500। बैलेंस शीट का दोनों तरफ का जो टोटल है हमारा 57,500 रुपए। इधर भी आपके टोटल कितना हो जाएगा 57,500 रुपए आपके टोटल होगा। इस तरह ये आय व्यय खाता बनाने के बाद आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी। यदि पूंजी कोष नहीं दिया होता हमको क्वेश्चन में तो हम पहले वर्ष के प्रारंभ का चिट्ठा तैयार करते, वर्ष के पहले दिन की बैलेंस शीट तैयार करते और संपत्तियों में से दायित्व घटा करके हम पूंजी कोष याद करते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको पूंजी कोष दिया हुआ है, इसलिए वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह ये आपके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। बच्चों इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या। तो आय व्यय खाता और उसके बाद में आपके बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन में और ले, अब देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन और बात कर रहे हैं जिसमें केवल आपसे आय व्यय खाता बनवाया गया है। क्वेश्चन में केवल आपको आय व्यय खाता बनवाया गया है। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ईयर एंड। क्वेश्चन में हमको तारीख नहीं दे रखी। 4 कॉलम बने, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड के लिए है और ये डेबिट साइड। ऊपर हमने हेडिंग डाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ईयर एंडिंग जिस तारीख को बना रहे हैं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया है। हमेशा आय व्यय खाता बनाने के लिए केवल 4 कॉलम बनेंगे। डेबिट साइड में खर्चे और हानि आएंगे, एक्सपेंडिचर का कॉलम और अमाउंट, इनकम और अमाउंट।
अब आप देखिए जो सूचनाएं हमको दे रखी हैं इस क्वेश्चन में आयव्यय खाता बनाने के लिए, सबसे पहले आप देखिए चंदा दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन जो हमको प्राप्त हुआ है 20,000 रुपए चंदे के प्राप्त हुए हैं, और 20,000 रुपए जो चंदे के प्राप्त हुए हैं बाय सब्सक्रिप्शन, प्राप्त चंदा जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में वो 20,000 रुपए दे रखा है, और इस प्राप्त चंदे में आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,500 रुपए जो चंदे के हैं वो आपके गत वर्ष के हैं। इसके अलावा अगले वर्ष का चंदा जो प्राप्त हुआ है, इसमें अगले वर्ष का चंदा इसमें 2,000 रुपए आपके जुड़ा हुआ है, तो 2,000 रुपए जो चंदा अगले वर्ष का जुड़ा हुआ है लेस करेंगे, घटाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और नेक्स्ट ईयर। तो 20,000 में से 2,000 रुपए जो चंदा इसमें जुड़ा हुआ है अगले वर्ष का नहीं मिलना चाहिए था मेरे को, घटा करके 18। इसी तरह आप देखेंगे कि 1,000 रुपए जो चंदा है इसमें 20,000 रुपए में गत वर्ष का भी जुड़ा हुआ है, तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और लास्ट ईयर। एक है बच्चों ध्यान दीजिए, प्राप्त चंदा आपको 20,000 दे रखा है, लेकिन आप देखिए प्राप्त चंदा 20,000 रुपए में क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि 20,000 रुपए में 2,000 रुपए चंदे के अगले वर्ष के थे और 1,000 रुपए इसमें 20,000 रुपए में गत वर्ष के थे। इसका लाभ 20,000 में से अगले वर्ष के 2,000 रुपए चंदे के घटा दिए और गत वर्ष के, इसका लाभ चालू वर्ष के लिए जो सब्सक्रिप्शन हमको प्राप्त हुआ है वो केवल 17,000 रुपए प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप देखिए इस प्राप्त चंदे में आपको दिया हुआ है कि वर्ष के अंत का जो बकाया चंदा है वो 1,500 रुपए दे रखा है। ऐसी आय जो हमने कमा तो ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, $1,500 जोड़ेंगे और भार 18,500, 17,000 रुपए जो चंदा प्राप्त हुआ है उसमें 1,500 रुपए बकाया चंदे के जोड़े जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस तरह आपकी जो ये सब्सक्रिप्शन की जो रकम है भार आयव्यय खाते के क्रेडिट में 18,500 रुपए दिखाई जाएगी। इसके बाद आप देखिए आपको दे रखा है कि वेतन के संबंध में आपको दिया हुआ है कि वेतन जो चुकाया गया है 13,600 रुपए चुकाया गया है, और वेतन 13,600 रुपए जो चुकाया गया है टू करके दिखाएंगे हम, टू सैलरी 13,600 रुपए वेतन कितना चुकाया गया, 13,600 रुपए वेतन के चुकाए गए हैं टू सैलरी। लेकिन आप देखिए जो वेतन चुकाया गया है उसमें आपको ये भी लिखा हुआ है कि इसमें गत वर्ष के 1,600 रुपए शामिल हैं, लेस सैलरी और लास्ट ईयर। इस 13,600 रुपए में 1,600 रुपए गत वर्ष के वेतन के सम्मिलित हैं। इसका अलावा चालू वर्ष का जो वेतन चुकाया गया है वो केवल 12,000 रुपए चुकाया गया है। 13,600 रुपए में 1,600 रुपए जो वेतन के हैं वो गत वर्ष के हैं चुकाए गए, तो वो इसका तात्पर्य चालू वर्ष का जो वेतन चुकाया गया है वो 12,000 रुपए।
इसके अलावा आप देखिए वेतन के संबंध में आपको दे रखा है कि वेतन का जो पैसा बकाया है, आप देखिए चालू वर्ष का बकाया वेतन 3000 रुपये आपको दिया हुआ है बकाया वेतन के रूप में। 12000 रुपये वेतन चुकाया गया है सर वर्ष में, 3000 रुपये वेतन चुकाना अभी भी बाकी है। ऐसा खर्चा जो वर्ष के अंत तक भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से भुगतान जब नहीं हुआ, वो वेतन बकाया है संबंधित वेतन में जोड़कर दिखाया जाएगा। तो एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 जोड़ करके भाग 15000 रुपये वेतन के रूप में दिखाए गए। आप इसको वापस देखिए, 13600 रुपये वेतन के दिए हुए हैं क्वेश्चन में। 13600 रुपये में 1600 रुपये गत वर्ष के वेतन के सम्मिलित हैं। इसका मतलब चालू वर्ष के लिए 1600 रुपये हमने जब घटा दिए तो चालू वर्ष का वेतन केवल 12000 ही भुगतान हुआ है और 3000 रुपये साल के अंत में अभी भी भुगतान होने बाकी है। इसका मतलब 15000 रुपये वेतन चुक जाना चाहिए, चुका देना चाहिए था, लेकिन किसी कारणों से जब 12000 रुपये ही वेतन चुकाया गया है तो 3000 रुपये वेतन के बकाया एड आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ेंगे तो भार 15000 रुपये है। इसके बाद में आगे के और हम एक चीज बात करेंगे, आपको विज्ञापन के पॉइंट दे रखा है। विज्ञापन पर खर्चा जो किया गया है 1080 रुपये विज्ञापन पर खर्च हुए हैं। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1080, विज्ञापन 1080, नीचे कोई भी समायोजन आपके नहीं है, इसको आप 1080 आप दिखाएंगे। इसके अलावा आप देखें आपको जो दे रखा है कि वर्ष के दौरान जो सामग्री हमने काम में ली है, मेटेरियल जो कंज्यूम किया गया है वो आपको दिया हुआ है। 1780 रुपये आपके मेटेरियल कंज्यूम दिए हुए हैं। तो टू मेटेरियल कंज्यूम, टू मेटेरियल कंज्यूम 1780। इस तरह आपकी चीजें दे रही हैं। हम इसका टोटल करेंगे। हमेशा की तरह जो आय व्यय खाता है या तो सरप्लस आएगा, इनकम अगर ज्यादा है खर्चों से। इसके विपरीत अगर खर्चे अधिक होंगे, घाटे की स्थिति होगी, डेफिसिट ज्यादा होगा। आप देखिए क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 18500 रुपये की रकम है। खर्चों का अगर मैं टोटल करूं 15000 और 17000, 17860 रुपये। इनकम 18500 की और खर्चे 17860 रुपए के। ₹640 की बचत हुई है नहीं संस्था को। और टू सरप्लस, टू सरप्लस 640 और दोनों तरफ का टोटल 18500। इस तरह ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं एक तो ये पॉइंट चंदे का सब्सक्रिप्शन, इसमें विशेष ध्यान देने की बात है, तो समझने की चीजें हैं इसमें।
वेतन के बारे में बकाया वेतन था, वर्ष के अंत का बकाया वेतन हमेशा संबंधित वेतन में संबंधित खर्चे में जोड़ के दिखाया जाता है। गत वर्ष का वेतन जुड़ा हुआ था इसमें 1600 रुपए, इसको हमने घटा के दिखाया। विज्ञापन खर्चे दे रखे थे, कोई समायोजन है नहीं इसका, सीधे दिखाएंगे आप। सामग्री जो उपयोग में लाई गई है वो दे रखी थी, ऐसे कैसे लिखनी है आप। 640 रुपए की बचत आपकी आएगी। और जब हम इसको बैलेंस शीट जब बनाएंगे, वर्ष के अंत बनाएंगे, तो पूंजी कोष में ये 640 रुपए की जो रकम है वो जोड़ के दिखाएंगे। पूंजी कोष जो है उसमें सरप्लस, जैसे कैपिटल में व्यापारिक संस्थाएं अपना नेट प्रॉफिट जोड़ती हैं, ऐसे गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने पूंजी कोष में 640 रुपए का जो बचत हुई है, सरप्लस जो हुई है आपके, उसको जोड़ के दिखाया जाएगा। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये अपना आय खाता आपके तैयार हो जाएगा इस तरह। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें अगर कोई समस्या हो आगे आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं आप मेरे से। धन्यवाद।